नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका अपकमिंग टाइम्स में 100% का गेन आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर इसका कोई क्या 100% गारंटी है? देखिए, मेरे वीडियो में कोई भी गारंटी होता नहीं है। हाँ, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अराउंड 8 इयर्स हो चुके हैं। तो इस इतने सालों से मैं काम करके सिर्फ ये सीख चुका हूँ कि हाँ, कौन-सा कंपनी के ऊपर काम मुझे करना है, किसके ऊपर काम मुझे नहीं करना है। तो फिर भी आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में 100% का गेन आने का चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बुलिश हूँ और मैंने खुद इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा और मैंने क्यों इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा उसके भी राय आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी की इंडस्ट्रीज कौन सा है। देखिए, इंडस्ट्रीज का नाम है स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज। अगर गूगल में जाकर अगर टॉप 10 ब्रोकिंग कंपनीज का नाम लिखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे टॉप लीडर्स कंपनी, सबसे बड़े कंपनी है जीरोधा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद आपको एंजल वन का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपस्टॉक, उसके साथ ग्रो, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, कोटक, आईसीआईसीआई, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज का नेम आपको दिखेगा। तो आज इस सारे कंपनीज में आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन के मैं आज कुछ ऐसे हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो मैनेजमेंट ने कमेंटमेंट किया था पिछले सालों के, मतलब 2023, मतलब 2023 से लेकर 2024, इस साल से कंपेयर करूंगा 2024 से लेकर 2025। ये जो ईयर चल रहा है, पिछले सालों के साथ इस साल का कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि मैनेजमेंट जिस तरीके से कमेंट्स किया था क्या सही में उसको फुलफिल कर पाए। चलो एक एक करके सारे पॉइंट शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले एंजल वन के आगे बारे में बात करूँ तो एंजल वन इंडिया की एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इसका मार्केट कैप कितना है। सबसे पहले मार्केट कैप देख लिया जाए तो अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है। देखिए, उससे भी ज़्यादा था। शेयर में कुछ दिनों से करेक्शन हुआ क्योंकि इसका 52 का हाई था 3,900 और 52 का लो देखने को मिला 2,100। मतलब शेयर में करेक्शन देखने को मिला और यही करेक्शन की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कितना प्रेशराइज बने, किस बेसिस में बने, सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज खतरे में पड़ने वाले हैं क्योंकि पहले तो सेबी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सेबी ने जो, मतलब जितने सारे ट्रेडिंग होते थे उसके ऊपर एक ब्रोकरेज चार्जेस पहले तो ब्रोकिंग कंपनी को मिलता था और वॉल्यूम के ऊपर भी ब्रोकिंग कंपनी को चार्जेस मिलता था। अभी वो मिलने, मतलब वॉल्यूम के ऊपर जो, मतलब कस्टमर से जो मतलब लिए जाए पैसा है, कस्टमर से जो पैसा मिलता था उस पैसे से कुछ पैसा ब्रोकिंग कंपनी को मिलता था। सेबी ने उसको बंद कर दिया तो एक घाटा तो वो, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ जब बजट आया 23 जुलाई में, तब तो और भी ब्रोकिंग कंपनी का हालत खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना इस चीज को। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने बताया कि एक्चुअली जो कैपिटल गेन टैक्स है, देखिए दो तरीके कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी शॉर्ट टर्म कहा किसको कहा जाता है? एक साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक साल के अंदर अंदर अगर कोई शेयर आपने बेच दिया तो उसके ऊपर जितना आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको पहले 15% आपको क्या देना पड़ता था, टैक्सेशन देना पड़ता था। अभी वो कितना देना होगा? 20%। तो सोचिए 5% तो बढ़ गया, तो झटका तो लगा। दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से देखा जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब एक साल के बाद। तो एक साल के बाद अगर आपको टैक्स देना पड़े तो पहले कितना लिया जाता था? 10%। उसको बढ़ाकर कर दिया कितना? 15%। अभी कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि इस तरीके से न्यूज फर्स्ट, आज तो कैपिटल गेन टैक्स तो बढ़ा दिया गया। तो ये जो 10% का कैपिटल गेन टैक्स कब चालू हुआ था? 2018 में। तो जब अरुण जेटली जी, जब मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस तरीके से अनाउंसमेंट किया था। तो उनका जो अनाउंसमेंट था, उस अनाउंसमेंट ने मार्केट को हिला दिया था। स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज को तो खतरे में पड़े थे, साथ ही साथ पूरा का पूरा इंडाइसेस, सबसे ज्यादा इंडाइसेस किसके ऊपर पिटाई देखने को मिला? मिड कैप कंपनी के ऊपर। और एंजल वन आप सभी जानते हैं एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप
टाइप कंपनी अराउंड 60% क्रैश हो गया था। और ओवरऑल 60% क्रैश होना मतलब कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। और उसके बाद रिकवरी भी किया है, मान लेता हूँ रिकवरी किया। मगर निफ्टी 50 कितना क्रैश हुआ था उस टाइम? निफ्टी 50% क्रैश हुआ था, अराउंड 25 से लेकर 30% के आसपास। तो सोचिए, जब भी कुछ इस तरीके से न्यूज आएगा तो क्या सही में इस तरीके से ग्रोथ दिखेगा? चलो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको एंजल वन के चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एंजल वन उस टाइम लिस्टिंग नहीं हुआ था। मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के चार्ट दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली उस टाइम में क्या हालत हुआ था। ध्यान से इस चीज़ों को देखना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से नया कुछ सीखने का आपको मौका देता हूँ। मतलब मौका बोलना गलत होगा, नया कुछ सीखने का आपको बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए 2018 और फरवरी मंथ, ध्यान से देखिएगा, नीचे आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है। फरवरी मंथ में क्या आया था? बजट आया था। तो तब जब बजट आया तो उस बजट के बाद मोतीलाल ओसवाल का हालत देखिए। टॉप लेवल से, मैं अगर टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 70% क्रैश हो गया था। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, कितना क्रैश हुआ था? 71%। तो सोचिए कितना स्मॉल कैप टाइप का हालत बिगड़ चुके थे। तो अभी देखिए कंपनी उसके बाद क्या रुके रहे? बिल्कुल नहीं, उस हाई लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर भी चला गया। तो फिर से कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है उसको डबल कर दिया गया। तो गवर्नमेंट हर जगह से टैक्सेस ले रहा है। हर जगह से टैक्स लेने के बाद भी उसका मतलब अभी तक सुकून नहीं मिला। अभी शेयर मार्केट के ऊपर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, उसका जेब पूरा का पूरा खाली करने वाला है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग काम करते हैं और खुद के पैसा लगाते हैं, खुद का रिसर्च होते हैं, उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट लॉस भी झेलना पड़ता है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट इतने सारे टैक्सेस अगर लगा दिया तो सोचिए हाथ में बचेगा क्या? मान के चलिए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपया कमाया, मान के चलिए 1 साल के अंदर अंदर आपने 1 लाख रुपया कमाया, और वो भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में। तो 1 लाख के ऊपर आपको तो 20% तो टैक्सेस ही देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद ब्रोकिंग चार्जेस, डीपी चार्जेस, और भी ये चार्जेस वो चार्जेस बोलकर और भी मान के चलिए और भी 5 to 10% आपको चला जाएगा। तो अराउंड 30% के आसपास आपको पैसा तो आपके जेब में ही जाएगा, जेब से ही जाएगा। तो अराउंड आपने 1 लाख कमाया था, आपके जेब एटलीस्ट आपके पास कितना पैसा आएगा? 70,000। तो मैं इतने सारे बात क्यों बता रहा हूँ? इतने सारे बात बताने का मेन मकसद यही है कि सही में उस टाइम में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, क्या एंजल वन के ऊपर सेम टू सेम उस इतना ही करेक्शन हो चुके हैं? अगर मैं एंजल वन के एक बार मैं चार्ट आपके सामने ओपन करूं और फाइनली करंट लेवल तक देखूं, तो ओवरऑल जिस तरीके से करेक्शन हुआ, ध्यान से इस चीज़ को देखना कि ओवरऑल टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है एक करेक्शन और भी ज़्यादा गिरावट होने का चांसेस है। अगर करेक्शन हुआ तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? पहली बात आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए वो जरूर आ सकते हैं। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल निकल कर है 1936। तो इस लेवल तक अगर आए, टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक आए, जो इसका सपोर्ट जोन है, उस लेवल तक आए तो कितना गिर सकते हैं? अराउंड 50%। तो 50% यहाँ पे करेक्शन हो सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। क्या सही में इसके बाद भी गिरावट होगा? क्या सही में कंपनी के स्ट्रेंथ है? क्या सही में हम लोगों को इस मतलब मुझे इस कंपनी के ऊपर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले चलो मैं कुछ कंपनी का कंपेरिजन देखता हूँ, क्या सही में कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले मैं डायरेक्टली कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जून के क्वार्टर में हाईएस्ट सेल जनरेट किया, जो पिछले कुछ जून के क्वार्टर को बीट किया। अभी एक्सपेंस को कंपनी मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 121 से लेकर 180 बने, 221 बने, और अभी 290 के ऊपर है। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी हर साल में बढ़ते चले गए। तो ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला लास्ट 12 मंथ में, मगर प्रॉफिट में थोड़ा सा वीकनेस है। अभी वीकनेस कहाँ से आया, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे पब्लिश करूंगा। वो डेटा क्या है, इस डेटा को मैं पहले फिल्टर आउट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा, आप रुकिए, मैं आपको एक बार, हाँ अभी देखिए, सिर्फ डेटा देखिए। ये आप कौन सा है? 2025 का, मतलब इस सालों का, और क्वार्टर वन का। और ये डेटा है पिछले सालों का, 2024 का फर्स्ट क्वार्टर का। दोनों में आप देखिए
क्लाइंट एक्विजिशन जो है, क्लाइंट एक्विजिशन कंपनी पिछले साल में कितना किया था, 15.1 मिलियन, और क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ कितना हुआ था, अराउंड 9.3 पर मतलब परसेंट के आसपास। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी का अच्छा खासा क्लाइंट एक्विजिशन हुआ। इस बार कितना हुआ, चलो वो भी देख लेते हैं। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 24.7। तो पिछले बार जो था 15.1%, तो वो डबल नहीं हुआ, मतलब टोटल क्लाइंट बेसिस अभी भी 24% है। पिछले सालों में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था 9% के आसपास, इस बार 11% का ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है। तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में बात करूं तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन क्या हुआ, क्वार्टर बेसिस में डाउन हो गया, 2.6 मिलियन के आसपास है। जो पिछली बार कितना था, पिछले बार पॉजिटिव में था 2.5% के आसपास, 1.3 मिलियन के आसपास। तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। तीसरी बात, कंपनी के देखिए पिछले सालों में 2000 मतलब 2024 में डेटा देखा जाए तो पिछले सालों के शेयर इन इंडिया डीमेट अकाउंट, तो कितने डीमेट अकाउंट ओपन किया गया, 12.5% का ग्रोथ हुआ था। और इस बार डीमेट अकाउंट कितना ओपन किया गया, 15.2%, 54 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है, डीमेट अकाउंट भी बढ़े। अभी रैंकिंग के बेसिस में आप देखिए, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट रैंकिंग के बेसिस में इस कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले बार भी सेकेंड था। तो एनएससी में जो एक्टिव क्लाइंट है, देखिए कितना क्लाइंट कंपनी ने कितना अकाउंट ओपन किया वो इंपॉर्टेंस नहीं है, कितने एक्टिव क्लाइंट है, मतलब कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं। पिछले सालों में काम कर रहा था एनएससी के डेटा के हिसाब से 4.4 मिलियन के आसपास, और इस बार कितना हुआ, इस बार वो बढ़ के हो चुके 6.7% के आसपास। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, मतलब कंपनी के कुछ पॉइंट ऑफ बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अभी टोटल जो इंक्रीजिंग है, आप डीमेट अकाउंट का टोटल अब देखिए 22.8% शेयर इन इंडिया, आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटेबल डीमेट अकाउंट 2025, और पिछले सालों का कितना था 21%। मतलब कंपनी इस बार अच्छा खासा ग्रोथ किया, छोटा मोटा करके भी अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो दिक्कत कहाँ पे आया, दिक्कत यही पे है कि जो एक्टिव क्लाइंट है, जो यहाँ पे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है, वो एक्विजिशन थोड़ा सा कम हुआ। दूसरी बात, अर्निंग यहाँ पे देख सकते हैं, अर्निंग बिफोर जो टैक्सेस है, उस टैक्सेस के बाद कितने हैं 3.1, पिछले बार का 3.1 बिलियन था, इस बार वो 4.2 बिलियन हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। ऑब्वियसली कम हुआ है क्योंकि पिछले बार तो 7% का नेगेटिव था, इस बार वो बढ़ के 11% हो चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो कंपनी को खतरे में ले आ चुके हैं, मगर मैं जरूर कहूँगा कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सोच रहा है कि टैक्सेस बढ़ा दिया, चलो एफएनओ में जो लोग काम करना चाहते थे वो लोग काम बंद कर देंगे, ऐसे होगा नहीं, उल्टा होगा। आप खुद ही जाकर देख लीजिए निफ्टी में, चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, लोगों के मन में जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, जो लोग सोच रहे थे बजट आने के बाद शेयर में बिग फॉल दिखेगा, क्या हुआ, निफ्टी फिर से रिकवरी कर दिया, फिर से टॉप लेवल में पहुंच चुके हैं। तो क्या निफ्टी रुकने वाला है, क्या मार्केट रुकने वाला है, बिल्कुल नहीं, फिर से लोग खरीदारी करेंगे चाहे आप कितना भी चार्जेस लगा दें। तो देखिए ये एक नशा जैसा है। तो जो लोग काम करते हैं बहुत मेहनत करके काम करते हैं, क्योंकि वो लोग सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करते हैं, और गवर्नमेंट मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और उस पैसे को मार्केट में लगाकर अर्निंग करना चाहते हैं। जितना अर्निंग होता है उसके ऊपर तो टैक्स लेता ही है, अगर लॉसेस भी हुआ उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेता है। तो सोचिए हम लोगों का हालत क्या होने वाला है। तो मैं इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि आपका भी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं एंजल वन के ऊपर पॉजिटिव हूँ। कुछ पॉइंट्स तो पॉजिटिव मुझे जबरदस्त देखने को मिला, जो अपकमिंग टाइम्स में एंजल वन के एक टॉप लेवल में लेके जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री यही बता रहा है कि 50 to 60% क्रैश होने के बाद वो रिवर्सल जरूर करेगा। अगर करंट लेवल से रिकवरी अगर करे तो कंपनी फिर से ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, कंपनी के अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूं, उससे पहले कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं, पिछले सालों में सिर्फ 100 करोड़ का कंपनी कैपेक्स को इंक्रीज किया था, इस बार बढ़ के 200 करोड़ कर दिया, मतलब डबल कैपेक्स कर दिया। ये भी गुड पॉइंट्स है। मार्केट शेयर के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं कैश टर्नओवर के ऊपर 16% मार्केट शेयर इसी के पास है। कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर 57% मार्केट शेयर इसी के पास है। एफएनओ के ऊपर 20%, इक्विटी रिटेल जो टर्नओवर है उसके ऊपर 18%, एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स टोटल ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे हैं उनमें से 15% इसी के पास है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, तो इसकी ग्रोथ रुकेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अगर वो देखेंगे तो कर्जा छोटा मोटा तो है मान लेता हूँ, ROE एंड ROC जबरदस्त है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार है।
तो इतनी शानदार कंपनी के ऊपर मैं तो जरूर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बैलेंस शीट भी बहुत ज़बरदस्त है। कर्जा इस बार लिया गया मगर उस कंपनी के हाथ में कैश एंड जो रिजर्व है वो ठीक ठाक है, जो कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। लोगों के मन में डाउट होगा कि इतना ज़्यादा पैसा कर्जा लिया तो कहाँ से मिटाएगा। सबसे पहले आपको कैश फ्लो देखना है, हाथ में कितना कैश है, 9,800 करोड़। इजीली वो इस कर्जे को मिटा सकते हैं। जो कंपनी ने 2,500 करोड़ का कर्जा लिया, हाथ में 9,800 करोड़ है, क्या वो मिटा नहीं सकते? बिल्कुल मिटा सकते हैं। तो चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद काम करना होगा। हाँ, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। अगर एंजल वन के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए खुद हम लोग सोच रहे कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी बर्बाद हो रहा है, चलो मैं एग्जिट कर लूँ। मगर म्यूचुअल फंड देखिए खुद माल बढ़ा दिया। जो 9% था, सॉरी 6% था, उसको बढ़ाकर 11% कर दिया। एफएस के पास जो 11% था वो बढ़ के 17% हो गया था। इस बार छोटा मोटा सेल ऑफ किया, 2% कम हो गया, 15% हो चुके हैं। तो मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन जरूर कमेंट्स करना। अभी जो मैं आपको बता रहा कि अपकमिंग टाइम्स में 100% का गेन आने का चांसेस है, वो मैं किस बेसिस में बोला वो भी आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको एक सपोर्ट लेवल में बता चुका हूँ 1925 के आसपास। मुझे लगता है इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद बाउंस बैक कर सकता है। इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है। मेरा ओपिनियन हमेशा 100% गारंटी के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं सपोर्ट लेवल से हाई लेवल तक देखूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% का टारगेट आने का चांसेस है। तो देखिए इस 100% को देखकर ब्लाइंडली काम मत कर लेना। मैं कोई सेविरिस्टर पर्सन नहीं हूँ। मेरा सारे ओपिनियंस आपके साथ सामने शेयर कर चुका हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और आपकी कौन सा जगह पे होल्डिंग है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, मैंने पिछले दिनों में मतलब फ्राइडे के दिन में ही मैंने इस जगह पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया हूँ, और नीचे आने के बाद और कुछ क्वांटिटी जरूर ऐड करूँगा। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।